नमस्ते साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में अपना जो टॉपिक था वो सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव में हमने जीवाणु पढ़ लिया था, कवक हो गया था। अब हम बात करेंगे आज विषाणु या वायरस की। पिछली क्लासें आपको काफ़ी पसंद आई होगी, उम्मीद है। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम विषाणु या वायरस क्या है और इसके क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट बार यह क्लास अटेंड कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, और अपने जितने भी साथी हैं उनको ये लिंक ज़रूर सेंड करें, क्योंकि रोज़ शाम को 8:15 से आपकी रिट L2 साइंस की जो ऑनलाइन क्लास है वो मैंने चालू की है, और इसमें आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी कंप्लीट जो साइंस है उसका आप अच्छे तरीके से यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो करते हैं। तो क्या नाम लिखा हमने यहाँ पे? विषाणु। इस विषाणु को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वायरस। तो आज का जो अपना टॉपिक है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? विषाणु। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। ये आप जानते हो। अब देखो आगे यहाँ से हम समझना और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही आती कि विषाणु की जो खोज है, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी 1892 में। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। किसमें की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग के रूप में। तो यहाँ लिख दूँ कि तंबाकू की पत्तियों में, नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, कि तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग के रूप में इसकी खोज की थी। अब आपने ये तो सुना होगा कि तंबाकू की पत्तियों में जो मोज़ेक रोग है वो कौन से वायरस के कारण होता है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो यहाँ से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर इन्होंने खोज की थी। कौन सा वायरस की बात कर रहा है अगला? TMV। TMV पूरा नाम क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या नाम होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, इसी से इम्पोर्टेंट है, स्टैनले। वायरस से संबंधित अच्छा क्वेश्चन आता है। क्या नाम लिखा है? स्टैनले। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से इस प्रोसेस को घुमाते हैं, इसी से कनेक्टिविटी है इसकी। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। किसमें की? तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग के रूप में इसकी खोज की थी। तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग कौन से वायरस के कारण होता है? तो TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। स्टैनले नामक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था। और क्रिस्टलीकरण कौन से वायरस का किया गया था? TMV। किसका? TMV का किया गया। तो ये बात से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि TMV का क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि विषाणु का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किसने किया था? स्टैनले ने किया था। और कौन से वायरस का? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण इसने सबसे पहले किया था। इसके बाद हम बात करें विषाणु का जो अध्ययन है, अध्ययन क्या बोलते हैं? नाम से सीधा है विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को, विषाणु के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता। सबसे बड़ी बात तो ये रखना है
कि जो विषाणु होते हैं वो परजीवी होते हैं और इनको कोई कोशिका नहीं लिखी होती, अकोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अति सूक्ष्म अकोशिकीय, कोई कोशिका नहीं होती है तो क्या लिखा है, अति सूक्ष्म अकोशिकीय जीव होते हैं। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट रखना कि विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो डीएनए या आरएनए दोनों में से एक, विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। और उसके ऊपर जो आवरण होता है उसके लिए हम बोलते हैं बाहरी आवरण। विषाणु का बाहरी आवरण किससे बना होता है, तो उसको बोलते हैं पेप्टिका, या अंग्रेजी में शब्द होता है कैप्सिड। क्या होता है, कैप्सिड। विषाणु का बाहरी आवरण उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिका या कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होता है वो रट लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और ये जो कैप्सिड होते हैं वो छोटे छोटे कैप्सोमियर, किसे कैप्सीमियर या कैप्सोमियर बोलते हैं, उससे ये बने हुए होते हैं, जिनके बाद कैप्सीमियर या कैप्सोमियर जो हम कहते हैं। तो याद आपको रखना कि विषाणु का बाहरी आवरण किसका बना होता है, कैप्सिड का बना होता है। और ये कैप्सिड कैप्सीमियर की छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। कैप्सिड क्या होता है, ये पेटिका जो हम बोलते हैं वो क्या है, प्रोटीन। क्या, प्रोटीन। इसके बाद अगर हम आगे और बात करना चाहें तो सबसे छोटा विषाणु हम किसको बोलते हैं, कोलीफोज को। क्या नाम है, कोलीफोज। यह रखना, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा विषाणु किसको बोलते हैं हम, कोलीफोज को बोलते हैं। और एक आपने पढ़ा हुआ कोशिका सिद्धांत, स्वाइन तथा सेल्डन ने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत बहुत बड़ा था। कोशिका सिद्धांत का अपवाद हम किसको मानते हैं, वायरस को मानते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद हम किसको मानते हैं, विषाणु को कहा जाता है। तो यहाँ से अब कुछ बातें हैं, इसको रिपीट कर लें, फिर हम इस टॉपिक को डिटेल से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में क्या बात क्लियर होनी चाहिए कि विषाणु की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, इवानोवस्किन ने 1892 में। सन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात याद रखने की, विषाणु की खोज किसमें की गई थी, तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग के रूप में। विषाणु की खोज तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग के रूप में की गई थी। और ये मोज़ेक रोग कौन से वायरस के कारण, कौन से विषाणु के कारण होता है, तो आंसर क्या होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, शॉर्ट में TMV। फिर एक स्टेनले नाम का वैज्ञानिक हुआ था। कौन से नाम का, स्टेनले नाम का वैज्ञानिक था, जिसने सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था। अभी पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण से क्या लेन देन है यहाँ पे, कि क्रिस्टलीकरण किया था और कौन से वायरस का किया था, TMV का वायरस किया था। कोशिका सिद्धांत, देखना ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद हम किसे मानते हैं, तो आंसर क्या होगा, विषाणु। कोशिका सिद्धांत का अपवाद हम किसे मानते हैं, विषाणु या वायरस, जो नॉर्मल शब्द बोलते हैं हम। सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटा वायरस किसको माना जाता है, कोलीफोज या केलीफोज बोल देते हैं। कोलीफोज, केलीफोज एक ही बात है बेटा, कोई अंतर वाली बात नहीं है। यहाँ से और बात करें, विषाणु का जो अध्ययन है उस अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, तो ये याद रख लेना, यह एक कोशिकीय होता है। अकोशिकीय मतलब कोई कोशिका नहीं मानी जाती इनको, अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है। और विषाणु का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो
पेटिका, या उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो कैप्सिड होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अब यहाँ से मैं एक शब्द आपको समझा रहा हूँ, वो समझने की बात करना कि जब हम विषाणु की बात करें, किसकी बात करते हैं, विषाणु की बात करते हैं, तो विषाणु में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको डिटेल्स बता, न्यूक्लिक अम्ल, विषाणु के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। अब न्यूक्लिक अम्ल में या तो इसके अंदर आरएनए पाया जाएगा या इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। विषाणु के अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब इस आरएनए डीएनए के ऊपर, इस आरएनए डीएनए के ऊपर ये कैप्सिड या प्रोटीन का आवरण पाया जाएगा। इस कारण से विषाणु के लिए हम एक शब्द बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। विषाणु या वायरस के लिए आगे विषाणु या वायरस क्या है, तो याद रखना न्यूक्लिक अम्ल तो होगा आरएनए या डीएनए के रूप में, और प्रोटीन का आवरण होता है। तो यहाँ से आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कभी शब्द आ जाए कि विषाणु क्या है, तो याद कर लेना न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या लिखा है, न्यूक्लियो प्रोटीन। बोलने वाली बात मत कर लेना इसको, न्यूक्लियो प्रोटीन, ये आपका क्या हो गया, विषाणु। फिर से रिपीट करें, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है, विषाणु है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है और उसके ऊपर, उसके बाहर चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। इस कारण से हमने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये विषाणु की जो नॉर्मल बातें थी जो हम स्टार्ट करते, वो मैंने आपके बोर्ड पे लिख दी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसमें आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो अपने को मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। कंसेप्ट टॉपिक कुछ भी हो, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में अपने आते रहते हैं। और जब तक अपने को ये, जैसे मैंने एक डायग्राम के द्वारा समझाया है, जब तक आप वैसे नहीं समझाओगे तब तक अपना कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हर चीज़ अगर कंसेप्टली लाइनों पर, अंगुलियों पर, टिप्स पर याद नहीं होगी तो अपनी बात नहीं होगी। अब इसके बाद हम आगे बात करें कि विषाणु की ये बात तो हमने पढ़ ली, तो अब हम आगे बात करें इसमें। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें एकदम बिल्कुल कंसेप्टली अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा कि विषाणु, या इसको आप क्या बोलते हो, वायरस। ठीक है, सबसे पहले एक ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि विषाणु या वायरस होता है, उसमें अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, वहाँ से कुछ बातें और क्लियर कर लेते हैं कि विषाणु या वायरस होगा तो इसके अंदर, विषाणु या वायरस में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। स्वयं का इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब न्यूक्लिक अम्ल के रूप में यहाँ एक बात क्लियर कर लेना कि विषाणु में या वायरस में जो न्यूक्लिक अम्ल होगा, या तो इसके अंदर डीएनए होगा या इसके अंदर आरएनए। तो डीएनए या आरएनए में से, दोनों में से एक चीज़ इसके अंदर ज़रूर होगी। तो यहाँ से मैं ये समझा रहा हूँ कि या तो इसमें क्या होगा, आरएनए, केवल आरएनए, या क्या होगा, डीएनए होगा। अब यहाँ से और बात समझना कि विषाणु को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, पादप विषाणु और जंतु विषाणु। पादप विषाणु और जंतु विषाणु। तो यहाँ से आपके एकदम माइंड में बात कर लेना कि जो आरएनए होता है, पादप विषाणु होगा उसमें केवल आरएनए पाया जाता है। पादप विषाणु में, पादप वायरस या पादप विषाणु में क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाता है। जबकि जो जंतु विषाणु होगा, जंतु विषाणु, उसमें आरएनए या डीएनए दोनों में से एक। जंतु विषाणु में आरएनए या डीएनए दोनों में से एक होगा, कोई भी हो सकता है। तो इसको मैं यहीं आपके अलग से लिख रहा हूँ कि जंतु वायरस या जंतु विषाणु, इसके अंदर जंतु विषाणु में या तो आपका क्या होगा, डीएनए, या आपका क्या होगा, आरएनए। कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा कि विषाणु या वायरस में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है।
जो पादप विषाणु होते हैं, वो जो पादपों में जो वायरस पाए जाते हैं उसमें केवल आरएनए होता है, और जंतुओं में जो वायरस हो गया उसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए दोनों हो सकता है। अब आपने एक शब्द सुना होगा रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का मतलब ऐसे वायरस जिसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में केवल आरएनए होता है, केवल आरएनए होता है। तो जो पादप वायरस होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं? रेट्रोवायरस कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल लिखें तो पादप वायरस में अभी हमने पढ़ा था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ का हो गया DNA, जंतु वायरस। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ें और बात कर लेते हैं कि विषाणु या जो वायरस है, विषाणु या जो वायरस है उसको आप क्या कहते हो? योजक कड़ी, योजक कड़ी। विषाणु या जो वायरस है उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? योजक कड़ी। अब ये योजक कड़ी आप किसकी कहते हो? सजीव और निर्जीव। विषाणु या वायरस किसकी योजक कड़ी होता है? तो ये तो याद हो जाना चाहिए। सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी हम किसको मानते हैं? किसको? सजीव या निर्जीव, दोनों के लक्षण है। अब लक्षण क्या उनकी भी हम बात करेंगे। वायरस को हम सजीव और निर्जीव दोनों की क्या मानते हैं? योजक कड़ी मानते हैं। अब क्यों मानते हैं? सजीव के रूप में क्यों मानते हैं और निर्जीव के रूप में क्यों मानते हैं? इन दोनों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सजीव की बात स्टार्ट करें, किसकी बात करें? सजीव की बात को अगर समझना चाहें तो सबसे पहली बात तो कि सजीव जो पदार्थ होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब DNA RNA होता है। दूसरा जो सजीव होता है उसमें अपनी संख्या में वृद्धि करने का गुण पाया जाता है तथा गुणन, मल्टीप्लाई, गुणन का गुण पाया जाता है। तो इसमें सजीव के लक्षण के रूप में पूछे जाए कि वायरस को आप सजीव क्यों कहते हो, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ, कोष्ठक में DNA या RNA की उपस्थिति। इसको सजीव क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो DNA या RNA पाया जाता है। दूसरा, परपोषी के अंदर इसमें गुणन की क्षमता पाई जाती है, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। इस कारण से वायरस को हम क्या मानते हैं? सजीव। लेकिन ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण हम वायरस को क्या मानेंगे? निर्जीव। सबसे पहला पॉइंट तो है कि वायरस है इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। जिसे निर्जीव पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं, उनके क्रिस्टल बना सकते हैं, वैसे वायरस का क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि वायरस अर्थात इसमें जीव द्रव्य तथा कोशिकांग, जैसे आप बोलते हैं ना राइबोसोम, DNA, अंतःप्रदीप जालिका, जीवद्रव्य, तो इसमें जीवद्रव्य कोशिकांग अनुपस्थित होता है। मतलब इसमें न जीवद्रव्य होगा किसी प्रकार का, ना इसमें कोई कोशिकांग पाया जाता है। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट और समझें तो सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जैविक क्रियाएं, इसमें जैविक क्रियाएं, इसमें जैविक क्रियाएं जैसे आपका क्या हो गया? उत्सर्जन, श्वसन। जैविक क्रियाएं जैसे उत्सर्जन, श्वसन आदि नहीं होती है। तो ये जो गुण होते हैं,
ये जो गुण होते हैं वो इसको निर्जीव की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। इस कारण से वायरस को हमने सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बना दी है। तो उसी चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम फिर से एक बार इसको समझ लेते ढंग से। सबसे पहले मैंने स्टार्ट क्या किया, आपका विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो दोनों न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ से याद करना, जो पादप वायरस होते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से, कि जो पादप वायरस होते हैं उन्हें हम क्या, पादप वायरस में केवल आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, और ऐसे वायरस जिसमें केवल आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं। एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस है। लेकिन जो जंतु वायरस होता है, जंतु वायरस, किसके बारे में बात करें, जंतु वायरस। इस जंतु वायरस में डीएनए या आरएनए में से एक जरूर उपस्थित होता, दोनों हो सकते हैं जंतुओं में। अब यहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया कि जो विषाणु होता है वो योजक कड़ी के रूप में होता है। अब किसकी योजक कड़ी होती है, तो वो तो बेटा सीधी सी बात है, सजीव और निर्जीव। आप सब जानते हो, पढ़े हो कि सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी हम किसको बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये था कि सजीव के रूप में इसमें क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। अब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए या आरएनए होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें गुणन की क्षमता पाई जाती है। अब ये बात आपको पता होगी कि इसमें जो गुणन है वो केवल परपोषी में होगा। बाहर अगर वातावरण में निकाल के आपने रख दिया तो इसमें कोई गुणन नहीं होता है, लेकिन परपोषी के अंदर जब किसी सजीव में ये प्रवेश कर जाता है तो अपनी संख्या में ये वृद्धि करने लगता है। तो सजीव के रूप में तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए होता है, दूसरा इसमें गुणन की क्षमता पाई जाती है। लेकिन किन कारणों से हमने इसको निर्जीव की कैटेगरी में इसको शामिल किया है, तो वहाँ आप इसका आंसर लिख सकते हो कि एक तो इसका क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। क्या क्रिस्टलीकरण सबसे पहले किसने किया था, अभी पढ़ा था, स्टैनले। किसने किया था, स्टैनले ने। तो इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इसके अंदर कोई भी जीवदर या कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जीवदर या कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं नॉर्मल, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, वैसी भी क्रिया इसके अंदर नहीं होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले इसको टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम विषाणुओं के जो लाभ हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। विषाणुओं के क्या लाभ है, या वैसे ज़्यादातर विषाणु होते हैं वो हम मनुष्य के लिए हानिकारक ही होते हैं और हमें काफ़ी इनसे रोग होते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करें। आप देखो, यहाँ से मैं आपको 2-3 बातें और समझा दूँ, इम्पोर्टेंट है जो अपने लिए, कि जीवाणु के लाभ में बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। ये इसका क्वेश्चन भी आ जाता है और ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। तो पहली बात तो याद होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, जीवाणु के लाभ या उनसे कुछ हानियाँ हैं तो हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लें कि जीवाणु भोजी, इसकी खोज किसने की थी या इसके बारे में बताया किसने था। तो इसके लिए 2 वैज्ञानिक हैं साथ में जिन्होंने इनके बारे में आपको बताया था। एक का नाम तो है F.W. टावर्ट, क्या लिखा है, F.W. टावर्ट, और दूसरा था आपका डी हैरल ने। तो ये यहाँ से आप याद कर लेना कि जीवाणु भोजी की जब हम बात करते हैं, इसकी जीवाणु भोजी की बात करें तो जीवाणु भोजी की खोज किसने की थी, ये बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। F.W. टावर्ट और डी हैरल ने इस जीवाणु भोजी की खोज की थी। अब सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं पर निर्भर रहते हैं,
ऐसे वायरस जो जीवाणुओं पर निर्भर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे वायरस जो जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं उसको आप क्या बोलते हो, बैक्टीरियोफेज। और आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा T2 फेज, ऐसे लिखते हैं हम T2 फेज। जो T2 फेज है वो इसी जीवाणु भोजी का उदाहरण है और उसका उपयोग, T2 फेज का उपयोग तो आजकल जीन अभियांत्रिकी में इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात, जीवाणु भोजी के लिए जो प्रश्न आपने पढ़ा होगा या जो पूछा जाता है कि जीवाणु भोजी है वो गंगा नदी के जल में पाया जाता है। गंगा नदी में, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जीवाणु भोजी कौन सी नदी में पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज गंगा नदी में। अब आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि गंगा जल आज भी स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो उसका रीज़न यही है कि बैक्टीरियोफेज। तो ध्यान कि गंगा नदी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा वायरस पाया जाता है, तो जीवाणु भोजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, जो क्या करता है, जल को सड़ने से बचाता है। क्या कार्य करता है ये जीवाणु भोजी, जल को सड़ने से बचाता है। और ध्यान रखना कि जल के शुद्धिकरण में, यहाँ से लिख सकते हैं कि जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, जीवाणु भोजी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया, उनको नष्ट करने का कार्य कर लेता है। तो याद रखना है जीवाणु भोजी। इसके अलावा एक बात और रखना कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं, अंतरिक्ष में सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, अंतरिक्ष में सूक्ष्म विज्ञान में विकिरण संकेतक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक उपयोग और है कि जीवाणुओं के विभेद, अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं की पहचान करने के लिए, उनमें विभेद करने के लिए भी जीवाणु भोजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि जीवाणुओं के विभिन्न प्रभेदों में, जीवाणु में विभिन्न विभेद कर लो कि जीवाणु में विभिन्न विभेदों की पहचान में भी इसका उपयोग किया जाता। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर हम इसको करते हैं कि जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, पहली बात तो खोज किसने की थी, तो F.W. टावर्ट और D. हैरल ने, F.W. टावर्ट व D. हैरल ने की थी। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते किसे हैं, तो ऐसे वायरस जो जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए जीवाणु पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, T2 जीवाणु भोजी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो याद कर लेना, T2 फेज, बहुत बार लिखा मिल जाए तो। और इसका उपयोग आजकल जीन अभियांत्रिकी में भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द देता हूँ, जीन अभियांत्रिकी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में विभेद करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, बैक्टीरियोफेज के लिए। जल के शुद्धिकरण में ये सहायक होता है, जल के शुद्धिकरण में ये क्या होता है, सहायक होता है। गंगा नदी में कौन सा पाया जाता है, तो याद कर लेना, बैक्टीरियोफेज। और ये क्या करता है, गंगा नदी के जल को सड़ने से
बचाता है। और आजकल इसका उपयोग अंतरिक्ष में सूक्ष्म विज्ञान में विकिरण संकेतक के रूप में भी, अंतरिक्ष में सूक्ष्म विज्ञान में विकिरण संकेतक के रूप में भी आपके जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले टॉपिक को थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाते हैं और इसके 2-3 एग्जाम्पल जो विशेष बातें हम उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, एक तो आपने पढ़ा है बैक्टीरियोफेज, एक शब्द आता है साइनोफेज। साइनोफेज अगर जानते हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिए साइनोफेज क्या होता है। किसकी बात करें? साइनोफेज, यहां लिख देता हूं, साइनोफेज। क्या लिखा बेटा? साइनोफेज। अगर आपको याद हो, आपने रेगुलर क्लास अटेंड की तो हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल को क्या बोलते हैं हम? नील हरित शैवाल। इसका क्या नाम बताया था मैंने आपको? अगर याद हो तो इसी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो ऐसे वायरस जो नील हरित शैवाल पर आश्रित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइनोफेज कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि ऐसे जीवाणु या ऐसे वायरस है, ऐसे वायरस जो नील हरित शैवाल पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साइनोफेज कहते हैं। और इस साइनोफेज का जो उपयोग होता है, वो जल प्रस्फुटन के नियंत्रण में होता है। जल प्रस्फुटन के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया, नियंत्रण में। या ऐसे मान सकते हो कि जहाँ पर जल के अंदर नील हरित शैवाल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? साइनोफेज का उपयोग कर सकते हैं, उनको वहाँ से हटाने के लिए। तो यहाँ से एक छोटी सी बात याद करनी थी कि आपका जो साइनोफेज क्या होता है। साइनोफेज से पहले हम समझते हैं नील हरित शैवाल। इस नील हरित शैवाल को हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो ऐसे वायरस जो भोजन के लिए या किसी भी प्रकार से नील हरित शैवाल पर पूर्णतः आश्रित रहते हैं उनको हम साइनोफेज कहते हैं। और इसका मुख्यतः उपयोग जल प्रस्फुटन के नियंत्रण में किया जाता है। इसके बाद मैं 2 शब्द आपके लिए पूछना चाहूँगा जो आपने पढ़ा हो। तो एक शब्द तो आपके लिए ये आता है प्रियोन। क्या लिखा मैंने? प्रियोन। प्रियोन बोलते हैं। और दूसरा शब्द आता है आपके लिए वायरोइड। क्या लिखा है? एक शब्द मैंने लिखा प्रियोन और दूसरा शब्द क्या लिखा? वायरोइड। इनका अंतर क्या और ये क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? प्रियोन और वायरोइड। जो ये वायरस नहीं है, ये थोड़ी सी अलग प्रजाति है, अलग सूक्ष्म जीव बनते हैं। ऐसे संक्रामक जिसमें केवल प्रोटीन होता है, कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रियोन। और ऐसे संक्रामक जिसमें केवल छोटे छोटे आरएनए खंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वायरोइड। तो चलो मैं लिख देता हूँ कि प्रियोन के लिए क्या था कि ऐसे संक्रामक, प्रियोन की बात करें तो ऐसे संक्रामक जिसमें केवल प्रोटीन होती है, ऐसे संक्रामक जिसमें केवल क्या होती है? प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। ऐसे संक्रामक जिसमें केवल क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रियोन। क्या बोलते हैं? प्रियोन। और इसके लिए आपने एक शब्द और सुना होगा, भेड़ों में भेड़ होती है, उनमें एक रोग होता है, भेड़ों में स्कैर्पी रोग।
नाम सुनाओ। भेड़ों का जो स्कर्पी रोग है वो इसी प्रियोन के कारण होता है। अब आगे हम बात करें वायरॉइड या वायरॉइड बोलते हैं, ऐसे संक्रामक जो छोटे आरएनए खंड के कारण होते हैं, या ऐसे संक्रामक जिसमें छोटे आरएनए खंड होते हैं, आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वायरॉइड। तो ये दो शब्द अपने माइंड में क्लियर कर लेना। एक शब्द तो मैंने लिखा प्रियोन। प्रियोन क्या होता है? प्रियोन क्या होता है? तो ऐसे संक्रामक जिसमें केवल क्या होगा? प्रोटीन होगा और उसमें कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, और उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रियोन। और ये इसका एक भेड़ों में एक रोग होता है स्कर्पी रोग। स्कर्पी बोलते हैं, स्कर्पी रोग। वो किसके कारण? प्रियोन के कारण होता है। अगला आपका आता है वायरॉइड। क्या आता है? वायरॉइड। इसमें ये ऐसे संक्रामक होते हैं कि इसमें केवल छोटे आरएनए खंड होते हैं, केवल छोटे आरएनए खंड होंगे, इनमें प्रोटीन का कोई आवरण नहीं पाया जाता। उसके लिए हम क्या शब्द बोलेंगे? वायरॉइड। क्या बोलेंगे? वायरॉइड। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद हो गया कि जब किसी कोशिका को वायरस संक्रमित करता है या कोशिका के अंदर वायरस प्रवेश कर जाता है, तो कोशिका अपने बचाव के लिए एक पदार्थ उत्सर्जित करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो कमेंट से बता सकते हो। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि जब वायरस किसी कोशिका को संक्रमित कर देता है तो वो कोशिका कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करती है? तो यहाँ हम लिखते हैं कि वायरस संक्रमित कोशिका आत्मरक्षा के लिए, वायरस संक्रमित कोशिका आत्मरक्षा के लिए एक पदार्थ उत्सर्जित करती है। उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरफेरोन। और इस इंटरफेरोन को चाहो तो आप क्या बोल सकते हो? प्रतिविषाणु कारक या एंटीवायरल होता ही है। तो ये याद होना चाहिए कि इंटरफेरोन क्या है। इंटरफेरोन क्या है? तो वायरस जब किसी कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका उसके बचाव के लिए जिस पदार्थ को स्रावित करती है, जिस पदार्थ का निर्माण करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन होता है वो प्रतिविषाणु कारक होता है। इसके बाद आगे हम बात करें तो वायरस के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। तो यहीं से अगर हम समझने की बात करें, अगर पादपों की बात करें, पादपों में तो दो रोग ज़्यादा फेमस होते हैं। एक तो आप सबने वो तो बात हो गई कि तंबाकू में कौन सा रोग? मोजेक रोग। क्या लिखा है? तंबाकू में मोजेक रोग। तो ये तो आपको याद हो गया किससे? TMV, टोबैको मोजेक वायरस से। दूसरा एक और रोग आता है कि केले का गुच्छन रोग। नाम थोड़ा सा अलग है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC के अंदर कि केले का गुच्छन रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। केले का गुच्छन रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और इस वायरस को हम बोलते हैं बनाना वायरस फर्स्ट। तो ये तो आप जानते हो, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तंबाकू में मोजेक रोग किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। उस वायरस को क्या बोलते हैं हम? TMV, टोबैको मोजेक वायरस। दूसरा हम लिख रहे हैं केले का गुच्छन रोग। केले का गुच्छन रोग
किसके कारण होता है? बनाना वायरस फर्स्ट के कारण होता है। इसके बाद हम बात करें कि मनुष्य में, तो मनुष्य में तो आपको पता भरमार पड़ी है वायरस के द्वारा होने वाले रोग, जैसे आपके एड्स है, इन्फिज है, रेबीज है, तो ये काफ़ी रोग होते हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। तो वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो हम जब अलग से मानव रोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जहाँ पर हम जीवाणु है, कवक के जितने भी रोग हैं, कौन सा रोग किसके कारण, कौन सा रोग कारक है, और उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए याद होनी चाहिए। तो उसकी हम सब बातें कहाँ करेंगे? मानव रोग के बारे में बात करेंगे। तो आज की ये ऑनलाइन क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। उससे पहले आपको 2 बातें बता दूँ कि अपनी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने आपको सूक्ष्म जीव में मुख्यतः 3 कौन कौन से, जीवाणु, कवक और वायरस कंप्लीट करवा दिए। और काफ़ी हद तक जो बातें मुझे लगी कि जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है वो सब मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त होती है।